जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 329 में। आज तारीख है 26 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। वित्त मंत्रालय ने कितना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट दी है? उत्तर है 40 लाख। ध्यान देंगे कि ये जो छूट की सीमा अभी 40 लाख करी गई है वो इससे पहले कितनी थी? 20 लाख थी। ठीक है, साथ ही साथ एक बदलाव और भी किया गया कि जिनका भी 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, ठीक है, उनको जो 1.5 करोड़ रुपए वाले टर्नओवर वाले हैं उनको एक स्कीम उपलब्ध कराया गया और वो स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। स्कीम का नाम आप ध्यान रखेंगे। कौन सा स्कीम? कंपोजिशन स्कीम। और वो अब कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन करके सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे में 1% टैक्स का भुगतान करेंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो इनका भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। फुटबॉल का चैंपियंस लीग 2020 किसने जीता है? ठीक है, उत्तर है बायर्न म्यूनिख ने। किसने? बायर्न म्यूनिख ने। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसका जो पूरा नाम है इस जो चैंपियंस लीग का वो है UEFA चैंपियंस लीग। ठीक है, जिसको किसने जीता है? बायर्न म्यूनिख ने। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो बायर्न म्यूनिख हैं ये कहाँ से हैं? तो ये हैं जर्मनी से। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब कौन है? बायर्न म्यूनिख। ये क्या है? ये एक क्लब है। किस चीज का? तो स्पोर्ट्स का। अब इसी ने किसको हरा करके, तो जो पेरिस सेंट जर्मन है उसको 1-0 से हरा करके UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया। एक बात यहाँ पे और भी ध्यान दीजिएगा कि यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। कभी कभी पूछ देता है कि इसका फाइनल कहाँ खेला गया था, तो वो खेला गया था पुर्तगाल के लिस्बन में। एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से ध्यान देंगे कि इस जीत के साथ ही जो बायर्न म्यूनिख स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक, इस जीत के साथ ही जो बायर्न म्यूनिख स्पोर्ट्स क्लब है वो पहले यूरोपीय विजेता बन गया है। ठीक है, एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि इस टूर्नामेंट के दौरान सभी मैच किसने जीते? इसी स्पोर्ट्स क्लब यानी बायर्न म्यूनिख स्पोर्ट्स क्लब ने जीते। और इस तरीके से बायर्न म्यूनिख का यह 6वां यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है। इतना बात अब इससे ध्यान रखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, UEFA का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दुनिया में सर्वाधिक बार डाउनलोड किया गया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप कौन है? उत्तर है आरोग्य सेतु। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप का मतलब कि आपके बगल में जो जा रहा है, ठीक है, उसकी लोकेशन, वो किस बीमारी से संक्रमित है, वो कहां से आया हुआ है, उसकी जर्नी क्या है, इस चीजों को ट्रेसिंग करने का काम कौन करेगा? आरोग्य सेतु ऐप। और ये आरोग्य सेतु ऐप स्पेशली डेडिकेटेड है किसके लिए? कोविड-19 से बचाव है। तो ठीक है, तो ये हमें अलर्ट करता है कि हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पे वो कोविड से संक्रमित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इसी वजह से अभी पैंडेमिक कोविड का चल रहा है और सभी लोगों ने लगभग आरोग्य सेतु को अपने फोन में डाउनलोड कर रखा। और यही वजह है कि सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गया कौन? आरोग्य सेतु। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हाल ही में चर्चित उत्पत्ति के नियम का संबंध किस मंत्रालय से है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। और अभी मैंने वित्त मंत्रालय से संबंधित कुछ बातें आपको ऊपर में बताया भी है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्यों को किन्हें शामिल करने को कहा है? उत्तर है योग्य विकलांग व्यक्तियों को। किन्हें? योग्य विकलांग व्यक्तियों को, अर्थात वैसे विकलांग व्यक्ति जो योग्य हैं इसके लिए, उनको राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राज्यों को शामिल करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे एक ही प्रश्न बनने की संभावना, और वो ये डायरेक्ट कि किसको शामिल करने के लिए कहा है, तो उत्तर होगा योग्य विकलांग व्यक्तियों को। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किसने देश का पहला बुलियन इंडेक्स
MCX बुल्डिक्स लॉन्च किया? उत्तर है MCEI। क्या है? MCEI। अब सबसे पहले आप MCEI का फुल फॉर्म जान लेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या होगा? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ध्यान देंगे कि इसका पर्पज क्या होगा। तो देश के सबसे बड़े वायदा बाजार MCX ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त 2020 को देश का पहला बुलियन इंडेक्स MCX बुल्डिक्स लॉन्च किया। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्या है? ये जो है देश का पहला बुलियन इंडेक्स है, ठीक है। कौन? MCX बुल्डिक्स। और यहां से फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना बनती है, तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। क्या होगा? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हाल ही में किसे ICC ऑफ फेम में शामिल किया गया? उत्तर है, इसमें 3-4 लोगों का नाम आया, ठीक है। जैसे जैक कॉलिस, ये कहां से? साउथ अफ्रीका से। जाहिर अब्बास, ये कहां से? पाकिस्तान से। एवं लीसा अस्थालेकर, ये कहां से? ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है। अब यहां पे बात आई है ICC की, तो बहुत बार हम लोगों ने ICC के बारे में पढ़ा है, इस बार रिपीट करते हैं। जैसे ICC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके CEO कौन है? मनु सानी। कौन है? मनु सानी। और अध्यक्ष कौन है अभी? तो जो अभी अध्यक्ष हैं वो अंतरिम अध्यक्ष के पद पे, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, जिनका नाम क्या है? इमरान ख्वाजा। तो अगर पूछे प्रश्न में कि हाल ही में ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा जवाब होगा इमरान ख्वाजा। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर है UAE के दुबई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की शहर दुबई में इसका मुख्यालय है। एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे, जो ICC से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 1909 में जो ये ICC, इसका फुल फॉर्म था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक। यानी कि ये ICC 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ने के दौरान 1965 में इसी ICC का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या हुआ? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ। और फिर यही 1989 यानी 1989 में इसी ICC का नाम बदल करके हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि अभी भी यही नाम है। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो हमसे अगर पूछे कि ICC की स्थापना कब हुई थी, तो ICC की स्थापना देखें तो 1909 में ही हो गई थी, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? 1909, ठीक है। हाँ, अगर नाम वाइज पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कब नाम पड़ा, तो 1965 में आपका जवाब होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब पड़ा, तो 1989 में। और इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कब पड़ा, तो 1909 में। तो इस बात को आप बारीकी से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। किस तिथि से धातुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी? उत्तर है 1 जून 2021। अब ये हॉलमार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कुछ दिन पहले हमने इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस करा था। क्या? कि अब जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, अब जो वस्तुएं आएंगी मार्केट में, उन पे हॉलमार्क होगा, ठीक है। और एक तरह से उस पे QR कोड भी लगा होगा, जिसको कि आप स्कैन करके, और वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन सी चीजें हैं उसके अंदर, वो सब कुछ उस QR कोड के माध्यम से आप जान पाएंगे, ठीक है। और अगर वो चीजें आपको फॉल्ट पाते हैं, आप उसमें कोई भी उसमें त्रुटि पाते हैं, तो आप उसी ऐप के माध्यम से कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने एक बार रखा QR, तो QR का फुल फॉर्म क्या होगा? क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस जगह ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? ठीक है, उत्तर है मुंबई। क्या होगा? मुंबई। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये शोरूम का उद्घाटन हुआ क्यों है। तो ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों के आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की यह एक पहल है। क्या? कि इसके माध्यम से आदिवासी लोग जो हैं उनके आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। एक बात और भी ध्यान देंगे कि ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में, यानी अभी जो समय चल रहा है, ठीक है, इस समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन्स व्हील भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम और एक ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स।
दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये आदिवासी लोग जो हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। किसके तरफ से लॉन्च किया गया, तो जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं उनकी ओर से, और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो वो है अर्जुन मुंडा, तो उनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। भारत की सबसे लंबी रोपवे किस नदी पर बनाई गई है, उत्तर है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र में कहां, असम। अब ध्यान देंगे यहां पे कि ये जो रोपवे बना हुआ है, रोपवे का मतलब क्या, रोप मीन्स रस्सी होता है और वे मीन्स रास्ता, तो यहां जाने का जो मार्ग होगा वो रस्सी के माध्यम से होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि इस सबसे पहला प्रश्न, ये रोपवे कितना मीटर लंबा है, ठीक है, तो ये कुल 1800 मीटर लंबा, अर्थात कहें तो 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लंबाई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबा नदी रोपवे है, कहां के लिए, भारत के लिए, तो इसकी लंबाई भी आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये बना किस पे, तो अभी अभी हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया, लेकिन कहां से कहां तक, यानी ये किस किस को जोड़ता है रोपवे, ठीक, तो ये जोड़ता है गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है। अब ध्यान देंगे यहां पे कि गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ता है, तो किन किन क्षेत्रों को आपसी कनेक्टिविटी देता है, तो ये देता है गुवाहाटी के कचहरी घाट से लेकर उत्तर गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच, ठीक। और इस वजह से एक फायदा और भी होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये जिसको कनेक्ट कर रहा है वो एक मंदिर है, ठीक है, और वो एक फेमस मंदिर है, तो इससे इस पर्पज से भी कनेक्ट किया गया है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, बूस्ट करेगी। अब असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल, और राज्यपाल कौन है, जगदीश चंद्र मुखी, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। नागालैंड में किस स्कूल को शिक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुटम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, उत्तर है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, क्या होगा, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। इसे भी आप ध्यान रखिएगा क्या, कि नागालैंड में किस स्कूल को शिक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुटम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, उत्तर क्या है, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। आप इस स्कूल का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, और पुरस्कार का पल्लीकुटम राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा, तो नागालैंड के द्वारा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस राज्य द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाया जाएगा, उत्तर है कर्नाटक, ठीक है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाए जाने की बात कही गई है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस ऐप ने ओपन API सेवा शुरू की है, उत्तर है आरोग्य सेतु। अब ध्यान देंगे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप कौन बना, आरोग्य सेतु, और इसमें एक नई सुविधा अभी लॉन्च करी गई, क्या, ओपन API सर्विस। अब ये ओपन API सर्विस क्या है, तो ध्यान देंगे कि इस नई सुविधा ओपन API सर्विस को क्यों लॉन्च करी गई, इसलिए कि इससे लोगों को व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के लिए कुछ हर संभव मदद मिल सके, इसलिए इस आरोग्य सेतु ऐप में ओपन API सर्विस शुरू की गई है। अब एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे कि ये जो ओपन API सर्विस शुरू की गई है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि लोगों को उनके इकोनॉमी के बारे में, उनका व्यवसाय कैसे बूस्ट हो सके, इस चीजों की जानकारी इसी ऐप के माध्यम से प्रदान कराई जाएगी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किसने द एनीवेयर स्कूल कार्यक्रम शुरू करी है, हमने इस प्रश्न को पिछले डेली डोज में आपको बताया था, ठीक है, तो ये उत्तर हुआ आपका गूगल। और गूगल के बारे में हमने एक बात बताया था, गूगल की पेरेंट कंपनी है कौन, अल्फाबेट इंक, तो इसका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो गूगल से एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आप पिछले डेली डोज से जाकर के देख लेंगे, वहां से आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो गूगल से संबंधित बन सकते हैं उनको हमने जिक्र किया हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारत का पहला स्टेडियम कहां बन रहा है जो किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। अब फुटबॉलर के नाम पे यानी किस फुटबॉलर के नाम पे, तो वाईचुंग भूटिया के नाम पे ये है, किसके नाम पे, वाईचुंग भूटिया के नाम पे। और ये कहां बन रहा है, नामची में। और नामची किस राज्य में, तो ये है सिक्किम में, ठीक है।
तो आप तीन चीज यहां से ध्यान रखेंगे। पहला कि भारत का ये पहला स्टेडियम कहां बन रहा है जो किसी फुटबॉलर के नाम पे होगा, तो सिक्किम में। सिक्किम की किस जगह पे? नामची में, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट नामची का भी नाम दे सकते हो। और किस फुटबॉलर के नाम पे? तो वाईचुंग भूटिया के नाम पे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अशोक के वैद्य की पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर का विमोचन किसने किया? उत्तर है जितेंद्र सिंह। किसने? जितेंद्र सिंह। अब ध्यान देंगे कि ये जो अशोक के वैद्य की पुस्तक, तो ये जो डॉक्टर अशोक के वैद्य हैं, यहां पे ये नाम है इनका अशोक के वैद्य। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर अशोक के वैद्य हैं, इन्होंने इस पुस्तक में ऑन्कोलॉजी पर, अब ऑन्कोलॉजी क्या होता है? तो कैंसर की अध्ययन जहां पे किया जाता है, जो स्टडी ऑफ कैंसर है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान इस पुस्तक का विमोचन करा गया। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक स्प्रिंग हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई। इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पुस्तक के विमोचन में 3 चीजें पूछ सकते हैं। किसने लिखा है? डॉक्टर अशोक के वैद्य। किसने विमोचन किया है? जितेंद्र सिंह ने। और किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो स्प्रिंग हेल्थ केयर एजुकेशन के द्वारा। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो डॉक्टर अशोक के वैद्य हैं, इन्हें 2009 में चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या जो आज आपसे पूछना है। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपके लिए, अपना घर परियोजना किस राज्य में संचालित है? ठीक है, तो इसका जवाब आप सभी जरूर देंगे। साथ ही साथ पिछले रोज हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हिमालय का विस्तार किन किन देशों में है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। आप जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग उस चीजों को पढ़ें और लिखें, ये हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट समझिए। जैसे किन किन देशों से गुजरता है हिमालय, यानी कि किन किन देशों में विस्तार है हिमालय का। तो सबसे पहला अपना देश भारत, पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो कि पीओके के हिस्से से सटा हुआ है। ठीक, और इसके बाद चाइना, इसके बाद नेपाल, इसके बाद भूटान और इसके बाद म्यांमार। इन इतने देशों से, यानी इन कुल 7 देशों से हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।